गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। कल हम लोगों ने पढ़ा था न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के बारे में। आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट जो है उसी का एक टॉपिक जो है इंडिया एंड द कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इंडिया का कोल्ड वॉर में क्या प्लेस था, उसने किस तरह से अपनी पार्टिसिपेशन दी और कौन सा पॉलिटिकल लीडर था जिसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। और ये जो लीडर्स थे वो कौन कौन से नेशन से बिलोंग करते थे, सिर्फ इंडिया ही था या फिर और भी नेशंस जो थे उसकी पार्टिसिपेशन कर रहे थे कोल्ड वार में। ठीक है, मैं इन्हीं सभी के बारे में बात करने वाली हूँ इस टॉपिक में। तो मैंने आप लोगों को बताया, जैसे कि आप लोगों को पता है कि पूरा वर्ल्ड जो था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था, और 1 पार्ट था वेस्टर्न ब्लॉक और अनदर वन इज़ ईस्टर्न ब्लॉक। ठीक है, जिसमें हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, वेस्टर्न पार्ट जो है वो यूएसए वाला ब्लॉक है और ईस्टर्न ब्लॉक जो है वो यूएसएसआर वाला ब्लॉक है। ये तो आप लोग को अच्छी तरह से पता है। और एक और अनदर ब्लॉक भी था जिसमें मैंने आप लोग को चैलेंजेस में बताया था कि नाम नेशन से ये जो कोल्ड वार के टाइम पर जो 2 पार ब्लॉक्स बने हुए थे यूएसए और यूएसएसआर जो थे वो बहुत ज़्यादा वरीड थे कि ये जो नाम ग्रुप है, नाम अलाइंस जो है, जिसमें इंडिया, इंडोनेशिया, इजिप्ट, घाना और यूगोस्लाविया जैसे नेशंस जो थे वो इन्वॉल्व थे। तो उनको ये डर था कि इन्होंने इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली है और इन्होंने किसी भी पार ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करा, क्या ये कहीं हमें हार्म तो नहीं करेंगे। उनके माइंड में बहुत सारे ऐसे डाउट्स चल रहे थे। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि एक लेवल था जो कि चाहता था, सिर्फ एक ही ऐसा लेवल था जो चाहता था कि हम लोग को क्या करना, पर्टिकुलर केयर जो है वो वही तभी हो सकती है जब हम लोग किससे दूर रहें, इन दोनों अलाइंसेस से दूर रहें। मतलब कौन से अलाइंसेस से दूर रहें, यूएसए और यूएसएसआर से दूर रहेंगी। ये किसका कहना था, ये था नाम नेशंस का कहना था। किसका कहना था, नाम नेशंस का। और नाम नेशंस कौन से हैं, इंडिया, इंडोनेशिया, इजिप्ट, घाना, यूगोस्लाविया। ठीक है, ये 5 नेशंस जो थे उसके 5 मेंबर नेशंस थे, फाउंडिंग मेंबर जिनको बोला जाता है। और सेकेंड इसका ये था कि ये जो नेशंस थे, ये जो नाम कंट्रीज़ थी, वो न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्री थी और वो इसीलिए इन अलाइंसेस का पार्ट नहीं बनना चाहती थी। कहने का मतलब है, जैसे इंडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इजिप्ट हो गया, गाना हो गया, यूगोस्लाविया हो गया, ये जो नेशंस हैं ये इसलिए नहीं इन्वॉल्व हुए थे क्योंकि इन्होंने अभी अभी इंडिपेंडेंट गेन करी थी और इसीलिए ये यूएसए और यूएसएसआर का पार्ट नहीं बनना चाहते थे। उसके बाद यहाँ पे बताया गया, इंडिया की पॉलिसी ये नहीं थी, ना तो वो नेगेटिविटी की तरफ जाना चाहते और ना ही वो पैसिव थे, मतलब कि इतने ज़्यादा भी वो इनडायरेक्ट नहीं थे या फिर वो इतना ज़्यादा भी ये नहीं चाहते थे कि हम लोग बिल्कुल पार्टिसिपेशन नहीं देंगे। सिंपली नेहरू का ये कहना था कि हम लोगों को फ्ली अवे वाली जो पॉलिसी हमें उसे भी अपना नहीं रहे हैं, कि मतलब हम लोग बिल्कुल अपना पीछे ही नहीं छुड़ा रहे हैं कोल्ड वार से। हमारा मोटिव ये है कि हम लोग कोल्ड वार में अपनी रिटर्न पार्टिसिपेशन नहीं देंगे। सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को जब लगेगा कि वी आर इकोनॉमिकली स्टेबल नाउ, सो वी हैव टू हेल्प देयर। ठीक है, तो हम लोग तभी वहाँ पे क्या हेल्प करेंगे वहाँ पे जाके। ठीक है, तो उनका मोटिव ये भी था कि वो ये भी कहते थे कि हाँ, हम लोग चाहे इन राइवल अलाइंसेस को नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग वर्ल्ड अफेयर्स को क्या नहीं करेंगे, हम वर्ल्ड अफेयर्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हम वर्ल्ड अफेयर्स में, वर्ल्ड की जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, हम उनमें अपनी पार्टिसिपेशन देंगे जितना होगा। हमारा मेन मोटिव क्या है, इंडिया किस चीज़ को कम करने की कोशिश कर रहा था, इंडिया ट्राइज टू रिड्यूस द डिफरेंस बिटवीन अलाइंसेस। ठीक है, इंडिया का मेन मोटिव ये था कि हम लोगों को क्या करना है, जितनी भी टेंशन्स हैं वो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को कम करने के लिए वो बहुत ज़्यादा एक अपना पार्टिसिपेशन जो थी वो प्रोवाइड कर रहा था। और वो चाहता था, इंडिया चाहता था कि फुल स्केल वार जो है वो कभी भी ना हो। फुल स्केल वार से इंडिया जो है वो यूएसए और यूएसएसआर को प्रिवेंट करके रखना चाहता था। क्लियर है। इंडियन डिप्लोमेट्स जो थे, इंडियन लीडर्स जो थे, वो क्या कर रहे थे, वो कम्युनिकेट करते थे, एज ए मीडिएटर वर्क कर रहे थे कोल्ड वार राइवल्स के बीच में। ठीक है, चाहे वो कौन सा कन्फ्लिक्ट हो,
कोरिया वार हो 1950s के टाइम पे या उससे पहले की बात हो, तो वो एज अ डिप्लोमेट मतलब काम कर रहे थे। कम्युनिकेशन जो था वो यूएसए और यूएसएसआर के बीच कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो दोनों नेशंस जो थे वो एक दूसरे के इतने अगेंस्ट हो चुके थे, और इंडिया कहीं ना कहीं एज अ मैसेंजर इन दोनों के बीच में काम कर रहा था ताकि इन दोनों की टेंशन्स जो हैं वो रिड्यूस हो सके। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग को ये याद रखना है कि इंडिया इन दोनों मेंबर्स में ज्वाइन नहीं हुआ था, और इंडिया जो था उसने खुद का एक ग्रुप जो था वो फॉर्म करा हुआ था, और उस ग्रुप का नाम क्या था? नॉन अलाइंड मूवमेंट। क्लियर है? देन उसके बाद यहाँ पे बताया गया कोल्ड वॉर के टाइम पर हम लोगों ने देखा इंडिया जो है वो एक्टिवली एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा था, मतलब रिपीटेडली वो एक ही चीज़ को करने की कोशिश कर रहा था कि जितने भी रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका पार्ट बनना है मुझे, लेकिन मैं किसका पार्ट नहीं, मतलब उन अलाइंसेस का पार्ट नहीं बनना। कहने का मतलब है यूएसए और यूएसएसआर के द्वारा जो भी अलाइंसेस लाइक वार्सा, और कौन सा था? वार्सा NATO was formed by USA and Warsaw Pact was formed by USSR। क्लियर है? तो यहाँ पर इन्होंने ये बोला कि हम लोगों को यूएसए और यूएसएसआर के द्वारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करी जाएंगी हम उनको उनको ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन अगर वर्ल्ड लेवल पे अनदर इन दोनों ब्लॉक्स के अलावा और कोई ब्लॉक फॉर्म किया जाता है या कोई इन दोनों के अलावा कोई और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं वर्ल्ड लेवल पे, तो हम उनमें अपनी पार्टिसिपेशन जो है वो देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे बताया गया नेहरू जो थे वो रीपोज करते थे, हमेशा उनका एक ही फोकस रहता था कि हम लोगों को क्या करना है, जैन कॉमनवेल्थ जो है उनसे अलग रहना है, मतलब हम लोग को सभी नेशंस के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करना है, कॉपरेट करना है, और जितना हो सके वर्ल्ड लेवल के जितने भी कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको क्या करना है, रिड्यूस करना है। जैसे आप लोगों को अगर याद होगा मैंने कहीं ना कहीं आप लोगों को किसी ना किसी लेक्चर में ये चीज़ ज़रूर बताई होगी कि बांग्लादेश को इंडिया ने इंडिपेंडेंट करवाया था, मतलब बांग्लादेश जो था वो पहले पाकिस्तान का एक पार्ट था, और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मतलब उनके साथ क्या बोल सकते हैं हम लोग, उनके साथ बहुत ज़्यादा क्रूअल बिहेव करता था, उनको प्रॉपर राइट्स प्रोवाइड नहीं करता था। सो दैट्स वाई बांग्लादेश को इंडिया ने इंडिपेंडेंट करवा दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया, इंडिया ने बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले किया ताकि वो क्या कर सके, कोल्ड वॉर का एंड कर सके। अगर वो कोल्ड वॉर का एंड नहीं भी करवा सकता था, बट फिर भी उसने ऐसी कोई पोजीशन नहीं लाई, ऐसी कोई भी मतलब प्लेस नहीं लाई जिससे कि कोल्ड वॉर में और ज़्यादा टेंशन्स जो हैं वो एमर्ज हों। ठीक है, तो नॉन अलाइंड का ये मोटिव भी नहीं था कि मतलब उसने कुछ सुजेस्ट भी नहीं किया था, सिंपली उसका मोटिव ये था कि मैं एक ऐसा इंटरनेशनल नोबल इंटरनेशनल प्लेयर बनना चाहता हूँ जिससे कि मुझे पूरे वर्ल्ड में याद किया जाए। और सबसे बड़ी बात कि मेरा रियल इंटरेस्ट जो है, इंडिया का जो रियल इंटरेस्ट जो है वो ये है कि मुझे नाम के थ्रू कोल्ड वार को रिड्यूस करना, कोल्ड वार को बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकना है। और यहाँ पर नॉन अलाइन का जो पास्टर था, एक मतलब नॉन अलाइन मूवमेंट का जो एक तरीका था वो कुछ इस तरह से बताया गया कि उसका इंटरेस्ट क्या था। एटलीस्ट 2 पार्ट्स में बताया गया है कि उसके डायरेक्ट वेज क्या थे, वो किस तरह से मतलब कोल्ड वार को रिड्यूस करना चाहता। सबसे बड़ी बात, सबसे फर्स्ट उसका जो फंक्शन था या सबसे फर्स्ट उसका जो एक फोकस पॉइंट था वो क्या था कि नॉन अलाइन जो है जिसमें इंडिया भी आता है वो इंटरनेशनल डिसीजंस जो है वो लेगा, उसको एलो किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ और चीज़ें बताई गई हैं, वो सिर्फ उसी इंटरेस्ट को मतलब आगे प्रमोट करेगा जो उसके हित के लिए होंगी या फिर सभी नेशंस के हित के लिए होगी, ना कि किसके हित के लिए होंगी, सुपर पावर्स के लिए या उनकी एलाइज के लिए। कहने का मतलब ये है, ये जो नाम नेशंस थे, मतलब इंडिया की बात करें फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे, तो इंडिया का ये मोटिव नहीं था। मतलब इंडिया को ये था कि मैं जितने भी इंटरनेशनल डिसीजंस होंगे, अगर मेरे से किसी ने भी सुजेशन मांगी तो मैं उसमें पार्टिसिपेशन दूंगा, लेकिन मैं किसको ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, किसकी तरफ का डिसीजन नहीं लूँगा, कोई किसी भी तरह का पक्षपात नहीं होगा। यहाँ पे यूएसए और यूएसएसआर के हित में कभी भी डिसीजन नहीं लूँगा। दैट मीन्स कि जो पब्लिक
के वेलफेयर के लिए ज़रूरी होगा मैं उसी तरह का डिसीजन फॉर्म करूँगा। ना यूएसए की एलीज के लिए, यूएसए की जो फ्रेंडली स्टेट्स हैं उनके लिए कोई, उनके बेनिफिट के लिए कोई डिसीजन मेक करूँगा, और ना यूएसएसआर की एलाइज के लिए, मतलब उनके फ्रेंडली स्टेट्स के लिए कोई डिसीजन मेक करूँगा। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो नॉन अलाइन मूवमेंट का फर्स्ट स्टेप ये था कि मैं इंटरनेशनल लेवल के डिसीजंस जितने भी होंगे वो किसके बेनिफिट के लिए लूँगा, पब्लिक बेनिफिट के लिए लूँगा। दैट मीन्स वर्ल्ड बेनिफिट के लिए लूँगा, ना कि वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन के लिए लूँगा। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट में ये बताया गया, जो सेकेंड इंस्टांस था उसमें ये बताया गया है कि इंडिया जो था वो इतना एबल्ड नहीं था, उसके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो सुपर पावर्स के खिलाफ क्या कर सके, लड़ सके। लेकिन सुपर पावर्स को इतना डर था कि ये जो अलायंस, नाम अलायंस जो फॉर्म हुआ है, ये अलायंस बहुत ही पावरफुल है। जब ये फॉर्म हुआ था उसमें सिर्फ और सिर्फ 5 मेंबर्स थे, लेकिन जब उसका फर्स्ट समिट हुआ 1961 में, तो उस टाइम पर उसमें 25 प्लस कंट्रीज जो थी वो इन्वॉल्व हो चुकी थी। दैट मीन्स कि ये जो अलायंस था वो ईयर बाय ईयर क्या कर रहा था, पॉपुलैरिटी गेन करता जा रहा था। ठीक है, सो दैट्स वाई वो जो दोनों सुपर पावर्स थी उनको इस चीज़ के बारे में थोड़ा डर लगा रहता था। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक और चीज़ बताई गई है कि इंडिया को ये नहीं था कि मैं इन दोनों सुपर पावर्स को इग्नोर करूँ, मैं किसी एक सुपर पावर को प्रेशराइज करूं कि तुम ये करो तुम वो करो। उसका ये मोटिव नहीं था, उसका मोटिव एक ही था कि मुझे वर्ल्ड अफेयर्स को, वर्ल्ड की टेंशन्स को रिड्यूस करना है, ना कि ये जो टेंशन्स है यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, इन टेंशन्स को और बढ़ावा नहीं देना है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने किसी भी अलायंस को खुद से ज्वाइन नहीं किया था। अब ये जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात कर रही हूँ, यहाँ पर जो भी इंडिया की पॉलिसी नॉन अलाइन मूवमेंट वाली, उसको क्रिटिसाइज़ किया गया, मतलब उसके अगेंस्ट कुछ आर्गूमेंट्स फॉर्म किए गए, और वो आर्गूमेंट्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, और उस आर्गूमेंट्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बताया गया जो इंडिया का नॉन अलाइनमेंट वाला ये जो इनकी पॉलिसी थी, जो इनका एक इन्होंने अलायंस फॉर्म करा था, या फिर हम लोग बोल सकते हैं उन्होंने ये जो डिसीजन लिया था, एक ग्रुप फॉर्म किया था, वो टोटली अनप्रिंसिपल्ड था। अनप्रिंसिपल्ड क्यों कहा जाता था? कुछ लोग बोलते थे कि इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे, इन्होंने प्रॉपरली वर्क नहीं किया। अगर आप लोगों ने बोला कि हम लोग यूएसए और यूएसएसआर की हेल्प नहीं करेंगे, यूएसए और यूएसएसआर के पावर ब्लॉक्स को ज्वाइन नहीं करेंगे, रिटर्न में अपनी एश्योरेंस नहीं देंगे कि हम लोग उसमें ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, तो फिर उन्होंने क्यों बोला कि हम लोग इकोनॉमिकली वीक है, तो जब तक हम लोग स्टेबल नहीं हो जाते तब तक हम लोग इसमें पार्टिसिपेशन नहीं दे सकते हैं। जब हम लोग स्टेबल हो जाएंगे, सो वी हैव टू जॉइन दम। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं ये बता रही हैं कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को बढ़ाना चाहते थे। इंडिया का ये कहना था कि मैं इंटरनेशनल इश्यूज़ में क्या करूँगा, उसने ये भी मना किया था कि मैं इंटरनेशनल इश्यूज़, जो कि कौन सी इंटरनेशनल इश्यूज उस टाइम पर चल रहे थे, यूएसए और यूएसएसआर का मेन इशू यही था, कोल्ड वार, तो उसने वहाँ पे भी अपना एक प्रॉपर जो स्टैंड जो था उसने नहीं लिया था। ठीक है, और सेकंड जो क्रिटिसिज्म है उसको किस तरह से क्रिटिसाइज़ किया गया, सेकंड बताया गया कि ये जो सजेशन था कुछ थिंकर्स ने दिया, ये इनकंसिस्टेंट था। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि ये पूरी तरह से लोगों के लिए बेनिफिशियल ही नहीं था, ये टोटली कॉन्ट्राडिक्टरी पास्टर था। कॉन्ट्राडिक्टरी पास्टर का मतलब क्या हुआ, इसके विरुद्ध बोलने वाले बहुत लोग थे, इसको अलग अलग अलाइंसेस ने मतलब क्रिटिसाइज़ किया, या फिर हम लोग बोल सकते हैं बहुत सारे अलाइंसेस। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि 2 पार्ट्स में पूरा वर्ल्ड जो था वो डिवाइड हो चुका था, यूएसए और यूएसएसआर के साथ में। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे बताया गया कि फिर लास्ट में एंड में देखा गया कि यहाँ पे एक ट्रीटी जो थी वो साइन होती है, और ये ट्रीटी जो थी वो किसके बाद, कुछ अलाइंसेस के द्वारा मिलकर ये ट्रीटी साइन होती है। और वो ट्रीटी कौन सी थी? ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। कब हुई थी? 1971 में। किसके साथ? यूएसएसआर के साथ। और इंडिया और यूएसएसआर ने 20 ईयर का एक एग्रीमेंट किया था कि हम लोग 20 ईयर एक दूसरे की हेल्प करेंगे। दैट मीन्स कि जब इंडिया में पाकिस्तान के द्वारा अटैक किया गया था, तो उस टाइम पर 1971 में इंडो पाक वॉर जब हुई थी, उस टाइम पाकिस्तान की हेल्प जो था वो यूएसए करा था, और यूएसएसआर ने इंडिया की हेल्प करी थी। सो दैट्स वाई इनके बीच में एक फ्रेंडली ट्रीटी जो थी वो साइन भी हो चुकी थी। क्लियर है? देन उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि इससे हम लोग ये
मतलब बता सकते हैं, ये ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि हमारा कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन के साथ हम लोग उस अलाइंस में ज्वाइन हो गए थे। और वो कब ज्वाइन हुए थे? 1971 में ज्वाइन हुए हैं। देन उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि ये जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने भी कुछ इतने ज़्यादा, हम लोग ये नहीं बोल सकते कि बेनिफिशियल डिसीजंस लिए, उसको भी कोई इतने ज़्यादा डिप्लोमेटिक जो उसके उसको मेन मोटिव क्या था, इंडिया का मेन मोटिव ये था कि हमारी मिलिट्री सपोर्ट जो है वो क्या कर सकती है, बहुत सारे ऐसे नेशंस हैं जिनको वो इंडिपेंडेंट करवा सकती है। और सबसे बड़ी एग्जांपल तो यहाँ पर यही है कि बांग्लादेश में क्राइसिस हो रहे थे ड्यू टू पाकिस्तान, तो बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट करवाया था। और उसके बाद यहाँ पर यूएसए के साथ इंडिया के जो रिलेशंस थे वो भी क्या होना शुरू हो गए थे, ख़राब हो गए थे, क्योंकि इंडिया जो है वो बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा था। और साथ ही साथ इंडिया किसको सपोर्ट कर रहा था? इंडिया यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहा था। सो दैट्स वाई यूएसए के साथ इंडिया के रिलेशंस जो थे वो और ज़्यादा ख़राब हो गए, और पाकिस्तान के साथ यूएसए के रिलेशंस जो हैं वो ठीक होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, अब आप लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, किस तरह से डिसइंटीग्रेट होता है यूएसएसआर, मतलब किस तरह से टूटता है, कोलैप्स कैसे होता है, और किस तरह से कोल्ड वॉर का एंड होता है। सो आई होप कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। सो मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी कन्फ्यूज़न होता है, सो प्लीज़ आस्क मी एट एनी टाइम। ठीक है, सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल।